हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इससे पहले काफ़ी वीडियोस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है और आज हम नेक्स्ट अपने टॉपिक को यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत में डिस्कस करेंगे, जो होगा बंगाल विभाजन से रिलेटेड और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले काफ़ी पॉइंट्स को हम फ्रॉम द स्टार्टिंग हमने स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री को, और मॉडर्न हिस्ट्री से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत जो इतिहास है वो। तो आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लें, आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आज हमारे पास है हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि में से सबसे बाद में क्या हुआ है। इसकी क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछी जा सकती है। हो सकता है चारों ऑप्शन आपको दिए हों और आपको इनको कालक्रम में यानी कि क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे बाद में क्या हुआ। तो इनमें सबसे ये जो चारों पॉइंट हैं, इनमें सबसे बाद में जो हुआ वो हुआ बंगाल का विभाजन, जो कि आप सभी जानते होंगे कब हुआ था, 1905 में। और कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर ये हुआ था, या हम कहें वायसराय के टाइम पर हुआ था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। तो हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि, ये पहले की घटना है किससे, बंगाल के विभाजन से। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है बंग भंग विरोधी आंदोलन, ये कब शुरू हुआ था। अच्छा, आप बंगाल विभाजन की डेट भी याद रखेंगे और ईयर भी। तो 16 अक्टूबर 1905। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं बंग भंग विरोधी आंदोलन, ये कब शुरू हुआ था। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कब शुरू हुआ था बंग भंग आंदोलन, 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था। बंग भंग आंदोलन के जस्ट बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंग भंग आंदोलन के जस्ट बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। यानी अगर हम यहाँ देखें तो पहले बंग भंग विरोधी आंदोलन जो कि अगस्त में, फिर अक्टूबर में कौन सा हो जाता है आपका, अक्टूबर में आप बंग भंग के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। और अक्टूबर में क्या होता है आपका, बंगाल विभाजन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन था वो, लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल के विभाजन के समय। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि गवर्नर जनरल कौन था, दूसरा बनता है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज़ फ्रेज़र। कौन था, सर एंड्रयूज़ फ्रेज़र। जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं उनमें उस टाइम कौन गवर्नर जनरल था, और उस टाइम कौन वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जो कि इम्पोर्टेंट वहाँ पर पद होते हैं वो ज़रूर पूछ लिए जाते हैं कि उस टाइम वो कौन था, या फिर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था, या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। भारत का गवर्नर जनरल तो पता ही होना चाहिए कि उस समय कौन था। तो बंगाल के विभाजन के समय जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था सर एंड्रयूज़ फ्रेज़र। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, उसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। तो यहाँ पर पूछा है कि उस आंदोलन का नेतृत्व उसको किसने शुरू किया, आगे बढ़ाया, उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वो कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर और BG तिलक में से
वो जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो इनमें से वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध को यानी कि जो पूर्व की चीज़ें थी और जो मॉडर्न चीज़ें आ रही थी, जो पहले की चीज़ें थी, उनमें एक रिलेशन बनाने के समर्थक थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? जब बंगाल विभाजन होता है 1905 में, तो उसके विरोध में बहुत से आंदोलन शुरू होते हैं। जो आंदोलन शुरू हुआ उसे हमने देखा किसने उसको हेड किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अब यहाँ पर पूछा है कि इसी आंदोलन के दौरान जब ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, बॉयकॉट किया गया ब्रिटेन की चीज़ों को, तो ये सबसे पहले सुझाव किसने दिया कि हमें ऐसा करना चाहिए कि ब्रिटेन की चीज़ों का हमें बॉयकॉट करना चाहिए? तो ये सुझाव सबसे पहले दिया कृष्ण कुमार मित्रा ने। किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्रा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, किसने सुझाव दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो इसी टाइम पर, यानी कि बंगाल विभाजन के टाइम पर 1905 में ही ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को एक राष्ट्रीय नीति के तौर पर वहाँ पर अपनाया गया था और राष्ट्रीय नीति के रूप में उसको माना गया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। क्यों किया गया था? क्या मुख्य कारण था जो कि बंगाल का विभाजन किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल में जो एक राष्ट्रवादिता, जो राष्ट्रवाद जो लोगों में पनप रहा था, वो बढ़ रहा था, देश के प्रति एकजुट लोग हो रहे थे, उस चीज़ को कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था, जिससे लोगों में आपस में क्या करवा दिया जाए, लोगों को आपस में एक दूसरे से अलग कर दिया जाए कि ये पूर्वी बंगाल के लोग हैं, ये पश्चिमी बंगाल के लोग हैं। ठीक है, लोगों को आपस में क्या कर दिया था? एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। तो जो एक राष्ट्रवादिता पनप रही थी वो क्या पड़ गई थी? कमज़ोर पड़ गई थी। तो इसीलिए इसी कारण से क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम क्या थे? तो अभी हमने देखा बॉयकॉट, यानी कि बहिष्कार किया गया ब्रिटेन की वस्तुओं का। दूसरा स्वदेशी, एक चीज़ चलाई गई स्वदेशी, अब हर चीज़ क्या हो? स्वदेशी हो, हमारी हो, अपने देश की हो। और एक थी राष्ट्रीय शिक्षा, यानी कि नेशनल एजुकेशन। तो ये तीन चीज़ें थी जो कि एक कार्यक्रम के तौर पर शुरू की गई कि बॉयकॉट ब्रिटेन थिंग्स। सेकंड क्या था? स्वदेशी, यानी अपने देश की चीज़ों को अपनाएं। और तीसरा था नेशनल एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए। यानी कि ये चीज़ें पहले थोड़ी बहुत हुआ करती थी, लेकिन एक संघर्ष के रूप में जो स्वदेशी और बहिष्कार, बॉयकॉट करना और स्वदेशी अपनाना, ये जो एक संघर्ष के रूप में पहली बार सामने आए, एक बड़े रूप में सामने आए, वो कब आए? बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ था। क्या? स्वदेशी और बहिष्कार। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित हुआ। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा कब विभाजित हुआ? तो ये आप ध्यान रखेंगे 1911 में, 1911 में, 1911 में ये क्या हुआ? दोबारा विभाजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अभी हम बंगाल की बात कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में ये चीज़ तेज़ी से चल रही थी, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन देश के और हिस्सों में भी आंदोलन चलने लगे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। किसने किया था मद्रास में? चिदम्बरम पिल्लई। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। क्या कहता है? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। अब स्वदेशी आंदोलन मैंने अभी बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी शुरू हो गया, तो दिल्ली में उसको किसने नेतृत्व किया? आपसे ये पूछा है। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था
सैयद हैदर रज़ा ने। किसने किया था? सैयद हैदर रज़ा। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रज़ा ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है महिलाएं, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी वर्गों में 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे, यानी कि किस वर्ग ने अपने आप को दूर रखा था 1905 के स्वदेशी आंदोलन से? तो वो थे कृषक और मुसलमान। तो उस समय जो कृषक यानी कि किसान थे और मुसलमान थे, किसी भी रीज़न से वो उस समय के जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें पूर्ण रूप से एक बड़े रूप में क्या नहीं कर पाए, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो स्वदेशी आंदोलन में कौन सा वर्ग रहा जो अप्रभावित रहा? तो वो था कृषक और मुसलमान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक शीर्षक गीत बन गया, यानी कि टाइटल सॉन्ग बन गया। वो कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक टाइटल सॉन्ग बन गया? तो स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो लियाकत हुसैन, इन्होंने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जा सकता है, इनमें से कौन सा सही है? तो लियाकत हुसैन जो थे उन्होंने 12 साल के जो मुस्लिम किसान थे उनके आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, उनको लीड किया था। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन, ये किससे जुड़े हुए थे? जो ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविन्सन, ये किससे जुड़े हुए थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जो हमारे जुड़े हुए थे। ये ब्रिटिश पत्रकार थे और इस स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इनका नाम था H.W. नेविन्सन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाया गया। और किसने उसकी स्थापना की? किस लिए? भारत की जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको फिर से जीवित करने के लिए एक संस्था बनाएंगे जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो इसकी स्थापना करी थी अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। आगे हम बात करेंगे कांग्रेस की, और कांग्रेस के कुछ इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन हुए, जो सेशन हुए उनकी, जिसमें बनारस है, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन की हम यहाँ पर मूल रूप से बात करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? पहली बात कि कांग्रेस का 1905 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बनारस में। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप तीनों चीज़ें याद रखेंगे कि कांग्रेस का 1905 में अधिवेशन हुआ था बनारस में, और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कांग्रेस का 1905 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बनारस, और अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पॉइंट है 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नेहरू जी। तो 1905 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? बनारस। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 का अधिवेशन होता है कलकत्ता, अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। आई होप ये आपको अब याद भी हो गए होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। कहता है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव, और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष।
एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है इन सभी शब्दों में? तो वो कोई और नहीं थे, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके बारे में सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं, और गांधी जी ने इनको अपना गुरु माना था। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस ने स्वराज के प्रस्ताव को 1905 में पारित किया, और पूछा है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, ये प्रस्ताव क्यों कांग्रेस ने पारित किया था? तो इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्वशासन को सुनिश्चित करना था, स्वशासन की मांग करना था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा? मतलब एक नेशनल लेवल पर स्वराज की मांग को किसने रखा था सबसे पहले? तो वो थे दादा भाई नेहरू जी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा था? वो रखा था दादा भाई नेहरू जी ने, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया, बोला गया, वो कौन सा अधिवेशन था? तो कांग्रेस के मंच से अगर हम बात करें, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया पहली बार, तो वो कलकत्ता अधिवेशन था 1906, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने। तो सबसे पहले स्वराज शब्द कांग्रेस के जिस अधिवेशन में व्यक्त किया गया वो कलकत्ता अधिवेशन था 1906, और उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, अलग अलग सेम पॉइंट पर अलग अलग क्वेश्चन है कि स्वराज का सब शब्द जो था वो व्यक्त कौन से अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। अब यहाँ पर पूछा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग ही सबसे पहले किसने किया? तो वो किया था दयानंद सरस्वती जी ने, ये आप ध्यान रखेंगे। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ये जो शब्द लाए वो कौन लाए? दयानंद सरस्वती जी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नेहरू जी को। अगला पॉइंट है, आपको ये पता होगा कि दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब दादा भाई नेहरू जी के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि इसके राइटर कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो कौन है? दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम भी किया था। इन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की भी नींव रखी थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बम्बई में महिला शिक्षा की नींव किन्होंने रखी थी? तो वो कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, आप ध्यान रखेंगे। तो ये पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर रहे थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य भी बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य किसको निर्वाचित किया गया था? तो वो कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। और उन्होंने एक गुजराती पत्रिका भी लिखी थी, रस्ट गोफ्तार, जिसका नाम था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक है, और एक इनकी पत्रिका थी रफ्त गोफ्तार। ठीक है, रफ्त गोफ्तार इनकी क्या थी? एक पत्रिका थी, एक मैगजीन थी, किसकी? दादा भाई नेहरू जी की। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यही है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, नरम दल और गरम दल के रूप में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कौन से अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में जो हुआ था। नरम दल और गरम दल में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1907 के कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो जाती है, नरम दल और गरम दल, कौन उसके अध्यक्ष थे? तो उसके अध्यक्ष थे आर बी घोष। कौन थे उसके अध्यक्ष? आर बी घोष। तो आप याद रखेंगे कि 1907 सूरत अधिवेशन होता है, और जिसमें कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, नरम दल और गरम दल। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी सूरत अधिवेशन की? आर बी घोष ने। किसने की थी? आर बी घोष ने।
सो गाइज़ ये आज का वीडियो था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।